नमस्कार साथियों। मैं कीड़ों से पहले कुछ और बातें शुरुआत करूंगा। हमारे साथ एक किस्म का गेम हो रहा। गेम वो क्यों महसूस हो रहा मेरे को? लोग कहते हैं हम खेती जो कर रहे हैं ये घाटे का सौदा है। सभी जगह यही चर्चा होगी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम भी यही कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां हमारे को ऐसा सिखाती है। यदि खेती घाटे का सौदा है तो पंजाब हरियाणा में 10 एकड़ का ऐसा थां दिखाओ जो खाली छड़ दिया हो। जो चीज घाटे की होगी वो दुकानदारी कोई न कोई तो बंद करेगा। हम तो पड़ोसी की बट्टा काट काट के खेत में मिला रहे हैं, सड़कों से था काट काट के खेत में मिला रहे हैं, तो इसका मतलब है ये घाटे का नहीं है, इसको शो किया जा रहा है। दूसरी बात, आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं, ऐसा हमारे को सिखाया गया है। पहले मैं गुलामी का थोड़ा है का आभास कराता हूं, होती क्या है। हमारे पास बैल होता है ना, बैल बरतते हैं हम सभी, उसके नाक में रस्सी डाल के एक रस्सी बांध देते हैं, जिस साइड में हम चाहेंगे उधर ही जाएगा, जो काम हम चाहेंगे वही करेगा। यदि हमारे को भरोसा हो जाए ये बैल बगैर रस्सी के भी हम जैसे उंगली करते जाएंगे ऐसे ही काम करेगा, तो हम रस्सी नहीं डालेंगे ना उसको, वो अपने आप को स्वतंत्र समझेगा। जबकि काम किसका कर रहा है? हमारा कर रहा है, हमारे इशारे से कर रहा है। बस यही गुलामी है हमारे पास। हमने उन कंपनियों के इशारे पे काम करना शुरू कर दिया। अब हमारे को बेड़ियां डालना, बंद करना, पिटाई करना की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे को इशारा करते हैं, हम उसी लाइन पे उनके अनुसार ही काम करते हैं। जिस भाई को यह भ्रम है कि मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र सोच रखता हूं, उसके लिए एक नुक्ता बताऊंगा मैं, उसको विश्वास के देख लेना। हर आदमी का एक पार्टी की तरफ रुझान अच्छी या बुरी लगती है। ठीक ऐसी स्टेटमेंट जो पार्टी दूसरी तरह की हमारी, ये पक्ष वाला दे रहा है तो वो विपक्ष वाली है, ये विपक्ष वाला दे रहा है तो वो पक्ष वाली है, तो उसकी भी ऐसी स्टेटमेंट हो तो हम दोनों पे एक जैसा रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा जो दिमाग है वो बंधा हुआ है, जैसा वो चाहते हैं हम ऐसा ही करते हैं। इस चीज का लाभ उन लोगों ने उठाना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारे को बहकाना शुरू कर दिया। बहकाना ऐसे नहीं कि वे एक क्लास ली और वैसे ही बका के, धीरे धीरे करके कुछ ऐसी चीजें हमारे यहां पे पढ़ाई के तौर पे, न्यूज के तौर पे, अखबारों में यहां पे भेजनी शुरू कर दी, और हमने उनको धीरे धीरे आदी बना के उन्हीं के अनुसार ही जीना शुरू कर दिया। जब तक मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, कीड़े केवल कीड़े थे। जैसे ही उनके पास व्यापार के लिए जहर हुआ, कीड़ों को दो भागों में बांट दिया, मित्र कीट, दुश्मन कीट। और किसान का स्वभाव है पहले दुश्मन को मारेगा, उसका जो भी काम है उसको बाद में देखेगा, ट्रैक्टर को छड़ देगा, सांप को मारने चलेगा। यह किसान का स्वभाव है, उनको पता है। उन स्वभाव के अनुसार किसान को लूटने के लिए उन्होंने एक शब्द दिया, दुश्मन कीट। ऐसा कोई कीट धरती पे नहीं है जिसकी यहां पे जरूरत नहीं है, तो जब उसकी जरूरत है तो वो दुश्मन कैसे है? जिन कीटों को बाजार दुश्मन बताता है, यदि उन कीटों को हम टोटली जीरो कर दे, मैं लिख के दे सकता हूं, एक भी दाना यहां पे उपज नहीं होगा। जिन कीटों के बगैर उपज ही नहीं होगी तो दुश्मन कैसे? सिर्फ हमारे को बहकाने के लिए, उनका व्यापार चलाने के लिए उन्होंने एक ऐसा तंत्र हमारे साथ खेला जिससे हम उनके बहकावे में आके आज हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं बगैर जहरों की खेती नहीं होगी। यदि मेरे जैसा कोई समझाने की कोशिश करता है तो उनके पागल है, देश को भूखा मारेगा, विदेशी फंडिंग लिए बैठा है, दूसरे देशों की साजिश का हिस्सा है ये, और दुनिया भूखमरी में आ जाएगी। ऐसा प्रचार हमारे ही लोग हमारे सामने करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा जचती है कि बगैर जहरों की खेती नहीं हो सकती। पहली बात।
ये ड्रामा शुरू कब से हुआ? जब से हरित क्रांति का नारा लगा। अब जिन्होंने हरित क्रांति का नारा लगाया उनको एहसास हो गया कि तुमसे गलती हो गई। मैंने किसी चीज का प्रचार किया और कुछ समय के बाद मेरे को ये पता चले कि जो डिसीजन तूने लिया है ये तेरा गलत है। 10 साल बाद, 15 साल बाद लोगों को इस बात का पता चलेगा कि मेरा डिसीजन गलत था, तो मैं एक रास्ता ढूंढूंगा, कोई न कोई ऐसा बहाना मेरे को मिल जाए जिससे लोग मेरे को गालियां ना दे। तो उन्होंने पता है क्या बहाना ढूंढा? उन्होंने कहा हिंदुस्तान के पास अनाज नहीं था, हम भूखे मर रहे थे, इसलिए हमने मजबूरी में ये जहर वाली खेती अडॉप्ट करनी पड़ी। ऐसा सबको जचता है। आज मैं इसके अलावा बात करता हूं तो सभी कहेंगे नहीं भाई, हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झोली फैलाई थी अनाज लेने के लिए, क्योंकि ऐसा हमारे को पढ़ाया गया है, ऐसा सिखाया गया है, ऐसा ही हम कहेंगे। रियलिटी ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान 6 ऋतुओं का देश है, बाकी विश्व में कहीं पे 6 ऋतु नहीं है। यहां पे नदियों के पठार हैं, समतल जमीनें हैं, बाकी देशों में ऐसा आचरण नहीं है। इस देश में सबसे कम बरसात का क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा बरसात का क्षेत्र भी है। इतना बढ़िया वातावरण होते हुए 38 करोड़ टोटल जनसंख्या हमारी, तो भूखे कैसे मर सकते हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा जचाया। यदि कोई साइंटिस्ट यहां बैठा हो तो उसको मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। 1925 में राव बहादुर रामधन हुड्डा नाम का हिंदुस्तान का एक वैज्ञानिक हुआ, जिसने 1945 तक 17 प्रकार के गेहूं के बीज, 6 प्रकार के धान के बीज और 2 मक्के और जौ के बीज खुद ने तैयार किए 1945 तक। और मैक्सिको जैसे देशों ने यहां से बीज ले जाके अपने यहां पे अनाज बढ़ाया। नॉर्मल बोरलॉग नाम का अमेरिकी साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान में आया तो रामधन हुड्डा के पैरों के हाथ लगा के उसने कहा, गुरुजी आपने आधी दुनिया को भूखमरी से बचा दिया। जब 1945 में ऐसा आदमी हमारे पास है जिसके बनाए हुए बीज संसार बरतता है, तो 1960 में हम कैसे भूखमरी में मर सकते हैं भाई? कोई जवाब दे सकता है कोई साइंटिस्ट मेरा? लेकिन उन्होंने अपनी भूल छुपाने के लिए देश के ऊपर ही कलंक लगा दिया। एक बात, हम कभी भूखे नहीं मरे थे। लेकिन 2 स्टोरियां आपको सुनने में आई होंगी कि बहुत लोग न्योली बांध ले, मतलब पैसे रखने के लिए एक बटुआ होता है न्योली बातें फिरे गए, अनाज नहीं मिला। ऐसी कहानियां तुमने दादा दादियों से सुनी होगी। उसमें झूठ नहीं है, वो सच्चाई थी। अब मैं कारण बताऊंगा वो क्या सच्चाई थी। दूसरा, हमारे को ये बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी अमेरिका के सामने कि हमारे को गेहूं चाहिए। इसमें भी झूठ नहीं है, ये भी सच्चाई है। लेकिन हमारे पास अनाज नहीं था, ऐसी सच्चाई नहीं है। पहले वाला कांड कब बना था? 1933 से लेकर 1943 तक अकाल पड़ा था हिंदुस्तान में, बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अगले 10 साल तक भी अकाल पड़ता, इतना अनाज हमारे पास था। एक बात, अनाज कहां पे था? कलकत्ता जैसे बंदरगाहों के आसपास में लाला लोगों के गोदामों में था। 1943 में विश्व युद्ध था, उन लाला लोगों को लगा कि विश्व युद्ध में ज्यादा पैसा मिलेगा तो इस अनाज को स्टोर कर लिया जाए। यहां भी कुछ क्षेत्रों में, सारे हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि एक बेल्ट हमारी ऐसी थी जो कलकत्ता से बंबई तक जाती है, उसमें बारिश बगैर मौसम पे भी होती रहती है, तो वहां पे अनाज हमारे पास था। लेकिन जो अनाज जिस जगह पे शॉर्टेज पड़ी वहां पे भेजने के लिए जैसे ही ट्रक चले, वो रास्ते में लूट लिए गए। सही टाइम पे अनाज नहीं पहुंचा, किल्लत हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान के पास अनाज नहीं था, यह सच्चाई नहीं है। एक बात। दूसरी, 1962 में जब हमने चाइना के साथ युद्ध लड़ा, हमारे देश ने जिन देशों को अनाज देना था, देशों की आपस में संधियां होती है, हम स्वाभिमानी लोग थे, हमने अपना अनाज दिया अपने हिस्से का। लेकिन कुछ देशों ने चाइना के दबाव में हमारा अनाज जो देना था वो नहीं दिया।
कुछ समय के लिए गेहूं नाम के एक अनाज की हमारे को किल्लत हुई, लेकिन हमारे पास में दूसरे अनाज अलसी जैसी फसलें हमारे यहां पे थी जो एक चम्मच भर खाने से भूख मिटती है। यानी हिंदुस्तान भूखा मरने की पोजीशन में नहीं था, केवल यहां इसको बदनाम करके ऐसा प्रचार कराया गया। हाँ जी। अब दूसरा प्रचार क्या है? बगैर जहरों के खेती नहीं हो सकती, खेती घाटे का सौदा है, खेती में कोई लाभ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा महसूस भी हो रहा है हमारे को, ऐसा प्रचार भी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन देशों को सस्ते मजदूर चाहिए। यदि हमारा बच्चा यहां पे गर्व करे कि मैं तो खेती करता हूं, शान से कहे इस बात को, तो उनको मजदूर कैसे मिलेगा? उसका मन यहां तोड़ा जाएगा, उसको दिखाया जाएगा, यहां रहेगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, भूखा मर जाएगा, यहां पेट गुजारा नहीं है। उसको सपने दिखाए जाते हैं, तभी वो जहाज चढ़ के वहां जाता है। यह सब टोटल एक तंत्र है। इस क्षेत्र में कपास है, मैं कपास पे यहां पे बात करूंगा। वैसे तो जैविक खेती के नाम पे 4 जो डर हैं उन पे बात करनी चाहिए, लेकिन आपका क्षेत्र कपास का है। पहली बात, जो कमीज मैंने पहना है ये मेरे खेत से उगी हुई कपास का मेरे ही साथियों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा है। ये दिखने में भले ही कितना ही मैला कुचैला दिखता हो, लेकिन एक बात की सच्चाई बता देता हूं, मेरी और मेरी घरवाली की जो लड़ाई होती है सिर्फ इस कमीज के ऊपर होती है, बाकी हमारे घर में कोई अनबन नहीं है। इसका कारण क्या है? वो बार बार मेरे को कहती है इसको निकाल दो, इसमें मैल हो जाएगा, तो मेरे से ज्यादा सफाई नहीं होगी, और मेरा मन ही नहीं होता मैं इसको निकाल दूं। बाकी यदि मैं कमीज 2 दिन पहनता हूं तो इसको मैं 4 दिन 5 दिन तक घसीटता रहता हूं, और उसको लगता है कि भी इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, सफाई नहीं होगी। तो इसी बात पे हमारा झगड़ा होता है। इतना प्यारा लगता है, यदि किसी साथी ने इस तरह का कपड़ा पहना हो तो वो महसूस कर सकता है। पहली बात। अब यहां पे इसी तरह से रोजगार था, उन लोगों ने हमारे को ऐसा आदी बना दिया, बदनाम भी हमारे को कर रहे हैं कि किसान काम नहीं करता, और किसान के लिए काम ही नहीं छोड़ा। 10 आदमी मिलके गेहूं का 1 किला काटते हैं, 500 रुपए मिनिमम दिहाड़ी है। 10 आदमियों का हुआ 5000 रुपए, केवल कटाई, उसकी थ्रेशिंग बाकी है। उसके बदले में कंबाइन आती है, 1200 रुपए में किला काट देती है, 1700 रुपए में भूसा बना के तूड़ी बना के घर पहुंचा देती है। 3000 रुपए में दोनों चीज, कणक भी और तूड़ी भी घर पे पहुंच गई। और दूसरी तरफ हम हाथ से काटे तो 5000 रुपए में केवल कटाई हुई, उसकी थ्रेशिंग बाकी है, फिर उसकी भूसा भी ढोना, गेहूं भी घर पे लेके आने। तो कौन करेगा भाई? जिसमें रोजगार नहीं है, जिसमें घाटा हुआ, ऐसा काम कौन करेगा? काम तो हम करके खुश हैं, लेकिन हमारे को उस तरह का काम ही नहीं छोड़ा। हमारे बुजुर्ग सनी बीजते थे, उसके पहले पोड़ बनाते, फिर उसको पानी में सड़ाते, फिर उसके अंदर से रेशा निकालते, फिर रस्सी बनाते, फिर मज्जी भरते। आज 300 रुपए में निवार मिलता है, रस्सियां मिलती हैं बड़ी बनाई, कौन बांटेगा, कौन काटेगा? अब ये कपड़ा बाजार में आपको 500 रुपए में सिला सिलाया सूट मिल रहा है, मैं इसकी कपास का पहले धागा बनाऊं, फिर इसकी खड्डी पे चढ़ाऊं, मेरे को 3000 रुपए में जाके मिल रहा है, 3000 रुपए में पड़ता है। तो कौन बनाएगा? 500 रुपए वाला खरीदेगा। तो यानी जो रोजगार हमारे थे वो छीन लिए गए हैं। साजिशन, साजिशन क्यों कहता हूं मैं? इस क्षेत्र में जिन चीजों की खोज होनी थी वो खोज नहीं हुई। मशीन हमारे पास ऐसी होनी चाहिए थी, एक ही आदमी शाम तक एक गेहूं का किला काट के बांध के आ जाए, तो मेरे को कंबाइन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने मशीन दी मेरे को कंबाइन। हमारी जो जोत है वो 4 एकड़ की, 5 एकड़ की मैक्सिमम है, वो बड़े बड़े साधन हैं, 80-80 आसपास के ट्रैक्टर हैं हमारे पास में, जो 2 दिन में जोत करके आ जाते हैं। तो बाकी के दिन कहां चले हमारे ट्रैक्टर? यदि हम खरीदेंगे तो कर्जदार होंगे, ना खरीदेंगे तो हमारा काम नहीं चल रहा। कहने का अर्थ है कि एक साजिश के तहत
हमारे को ऐसा फंसाया गया है कि हम काम भी उन्हीं का करेंगे और बदनाम भी वो लोग हमारे को ही करेंगे और हमारे को डिमोरलाइज करके हमारे बच्चों को भी ऐसा दिखाएंगे हम दुनिया के सबसे गरीब, उनकी सहायता से जीने वाले लोग हैं। एक उदाहरण जो हर रोज आप बरतते हैं लेकिन आप सोचते नहीं। हमारे को ऐसा बताया जाता है कि सरकार हमारे को सब्सिडी देती है जिसके सहारे हम खेती में उपज पैदा करते हैं। उस सब्सिडी का केवल एक उदाहरण, मेरे पास तो हजारों हैं लेकिन समय नहीं है हम सब पे चर्चा करें। एक उदाहरण दूंगा। आपने एक बेलर मशीन देखी है जो गांठ बांधने वाली मशीन आती है पराली की, वो देखी होगी सभी ने। यदि किसी ने अंदाजा लगाया उसका जो लोहे का वजन है, लोहा जितना लगा हुआ है वो ट्रैक्टर से कम है ना। एक बात, टेक्नोलॉजी भी उसमें सीधी सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा बारीक टेक्नोलॉजी नहीं है। और आदमी यदि बनाने लगे तो उसको बनाने वाले ट्रैक्टर की निस्बत कम लगेंगे। तीन ही चीजों से किसी भी औजार की कीमत तय होती है। उसके अंदर मटेरियल कितना लगा है, उसमें टेक्नोलॉजी कितनी है और मैन पावर कितनी लगती है। जैसे एक कमीज बनाने में 10 आदमी लगते हैं तो उसकी भी कीमत जोड़नी पड़ेगी। लेकिन वो सीधी सिंपल है, ट्रैक्टर से कम लोहा, ट्रैक्टर से कम टेक्नोलॉजी और ट्रैक्टर से कम मैन पावर लगने के बावजूद भी ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का, मशीन 16 लाख रुपए की। सच्चाई है। अब उस मशीन का काम, वो मशीन पराली की गांठें बनाती है। गांठें क्यों बनाई जाती हैं? हम पराली में आग लगाते हैं, उसका धुआं दिल्ली जाता है, वहां पे केजरीवाल को खांसी आ जाती है। उस खांसी को रोकने के लिए उस मशीन को यहां पे भेजा गया। अब काम देखो, एक एक बारीक से सोचने की बात है। पहले कंबाइन मशीन चलेगी, वो आग लगाने वाले पे भी चलेगी, उस पर भी चलेगी, दोनों चीज बराबर हुई। लेकिन वहां पे मशीन चलानी है वो बेलर, तो वहां पे कटर मशीन चलेगी, वो डीजल से चलेगी। डीजल जलेगा तो हवा में प्रदूषण बढ़ेगा, एक बात। फिर आएगा बेलर, सॉरी उससे पहले रैक आएगा, वो उसका इकट्ठा करेगा, लाइनों में कर देगा जितना भी कटा हुआ है, उसमें डीजल जलेगा, ट्रैक्टर से चलता है वो। अब तीसरी आएगी वो बेलर मशीन, उसकी गांठें बांधेगी, उसमें डीजल जलेगा। फिर चौथा आएगा ट्रैक्टर उन गांठों को उठाने के लिए ट्रॉली में लोड करेगा। यदि दूरी पे जाएगा तो फिर वो ट्रक में लोड होंगी और दूर जाके किसी इंडस्ट्री में जाके वो पराली जल जाएगी। खेत में जली, वहां पे जली, उसके अलावा डीजल और जला दिया। वहां तो केवल एक तीली लगानी थी, न रैक चल रहा था, न कटर चल रहा था, न बेलर चल रही थी, तो प्रदूषण घटा के बढ़ा, प्रदूषण बढ़ाया। 4 लाख रुपए की मशीन 16 लाख की चेपी और ऊपर से एहसान दिया कि हम किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। किसान का धन खेत से लेके चले गए, किसान के ऊपर एहसान टिका दिया और सारी चीजें। तो ये सारा सब्सिडी का खेल है। इस सारे खेल को जब आप समझ जाएंगे तो फिर मेरी तरह से सोचना शुरू कर देंगे। सोचना शुरू कर देंगे तो जो कीड़ों वाला खेल है वो आपको पता चल जाएगा। रियल में जो सच्चाई है वो ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कीड़ा आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। कीड़े 2 प्रकार के हैं, एक शाकाहारी है, दूसरे मांसाहारी हैं। शाकाहारी जो साग खा के गुजारा करते हैं, मांसाहारी जो मांस खा के गुजारा करते हैं। न मित्र वो है न दुश्मन वो है। बाजार ने जो मांस खाने वाले कीट हैं उनको मित्र बताया है, मैं उनको बिल्कुल मित्र नहीं मानता। एक मित्र दूसरे मित्र के बच्चों को खाता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उसमें से मित्र किसको मानना? जिनको शाकाहारी कहते हैं, जिनको वो दुश्मन कहते हैं, मैं शाकाहारी कहता हूं, उन कीटों के बगैर खेती ही संभव नहीं है, तो वो दुश्मन कैसे हो गए? अब डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने हमारे को क्या सिखाया? यहां पे बोर्ड होता तो मैं एक एक चीजें डिटेल से बताता, तो मैं वैसे जबानी ही बताने की कोशिश करूंगा। आपको इंटरेस्ट लगे, ये सीखने का लगे ये सिस्टम, तो मेरे को दोबारा बुला लेना
और फुर्सत से बैठ के आना। आज तो बहुतों को जल्दी है क्योंकि आपको ये कहा गया 1 घंटे तक आ जाओ। आपको भी ये नहीं पता कि किस तरह का प्रसाद यहां पे मिलने वाला है, तो आप भी उस टाइम पे तो आ गए, लेकिन अभी पीछे से दबाव पड़ रहा है, किसी का मैडम का फोन आता है, किसी के बच्चे का आ रहा है, क्योंकि आप फ्रेश होके नहीं आए। जब दोबारा मेरे को बुलाओ तो बिल्कुल फ्रेश माइंड होके आना, तब मैं सारी चीजें आपको क्लियरली बताऊंगा कि वे रियल में कीड़ों का खेल क्या है। कीड़े जो शाकाहारी हैं वो किसानों को अच्छे से याद रहे, ऐसा डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने बैठ के चिंतन किया, क्योंकि उनको पता है किसान लिखाई पुंजाई से भागता है। शारीरिक मेहनत कितनी करा लो किसान से, उस पे अड़ा लेगा, सारे शरीर को अड़ा देगा, नीचे वजन उठा देगा, लेकिन जब हम कहेंगे कि आप लिखत पुंजत रखो खेती की, तो नहीं करेगा, भाग जाएगा वहां से। तो इस स्वभाव का डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी को पता था, तो उन्होंने कीड़ों को ऐसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया और उनके नाम किसानों के अनुकूल ही रख दिए, तो वो धीरे धीरे करके किसानों को याद हो गए। उन्होंने जो देखा 20 प्रकार के शाकाहारी कीट ऐसे हैं जो पौधे के किसी न किसी भाग से केवल रस पीते हैं। कोई पत्ती के अंदर से रस पी रहा है, कोई फल के अंदर से रस पी रहा है, कोई तने के अंदर से पी रहा है, डंक चुभोता है और उसके अंदर जो पानी है उसको पी लेता है और पेट भर जाता है। ऐसे 20 प्रकार के कीट हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने महसूस किया इन 20 प्रकार के कीटों का जो किसानों के दिमाग में डर है वो अलग अलग प्रकार से है। 2-3 कीटों से पूरी दुनिया के किसान डरते हैं, लेकिन जो बाकी 17 प्रकार के कीट हैं उनसे किसान नहीं डरते हैं। रस वो भी पी रहे हैं और रस ये भी पी रहे हैं। तो ऐसा क्या है, बदलाव क्या है? भाई किसान उनसे नहीं डर रहा, जबकि वो जो बड़े वाले कीट हैं वो ज्यादा रस पी रहे हैं पौधों के अंदर से। किसान तो इस बात को महसूस नहीं करता, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने इसको महसूस किया। जो ज्यादा रस पीने वाले हैं, जो रियल में किसान का नुकसान कर रहे हैं, उनको मारने के लिए किसान ललायत नहीं है। किसान किन कीटों को मार रहा है? सफेद मक्खी को, जिसको चिट्टा मच्छर बोलते हैं पंजाब वाले, आपर को, जिसको तेला बोलते हैं धान के किसान, चुरडे को, थ्रिप्स जो मिर्च वगैरह में लग जाता है उसको मार रहे हैं, अड़चेपा को मार रहे हैं। लेकिन लाल बनिए को, काले बनिए को, मटकू बगड़े को मार ही नहीं रहे, बिजड़ बग को नहीं मार रहे। तो ऐसा उन्होंने जब महसूस किया तो उन्होंने वर्ग बना दिए। एक मेजर कीट जिनसे दुनिया के किसान डरते हैं, दूसरे सूबेदार मेजर कीट जो कभी भी इनकी श्रेणी लेके बढ़ सकते हैं, ज्यादा जहर छिड़कवा सकते हैं, ऐसा वर्ग, और तीसरा ऐसा वर्ग जिसके आने न आने का कोई प्रभाव नहीं है, उसको आलगौल, आप पंजाब के लोग बोलते हैं आंडू फांडू की वर्ग में उन्होंने रख दिया। अब जो दुनिया के लोग डरते हैं उन कीड़ों का जब अध्ययन करके देखा, वो एक निश्चित मात्रा तक नुकसान नहीं लाभ करते हैं। यदि चिट्टा मच्छर पत्ते के ऊपर 6 से कम है, प्रत्येक पत्ता 6 तक है, कॉटन के खेत में सो, क्योंकि कुछ पौधों के पत्ते छोटे होते हैं उसका अलग है, कॉटन के खेत में यदि चिट्टा मच्छर 6 तक है तो वो नुकसान नहीं कर रहा। और दूसरा उन्होंने अनुभव किया, जब तक किसान जहर नहीं मारता वो 6 तक जाता ही नहीं। उसकी संख्या 6 से ज्यादा तभी होती है जब किसान खेत के अंदर जहर मारना शुरू करता है। ये दोनों बातें अलग अलग होगी। किसान मार रहा उसको घटाने के लिए, लेकिन वो जिस खेत में जहरों का प्रयोग हो रहा है उसमें घटा रहता है, और जिसमें जहरों का प्रयोग हो रहा है उसमें वो बढ़ जाता है। ये शुरू में विश्वास करने योग्य बात नहीं थी, लेकिन काउंटिंग में आ रहा था। जब हम पत्तों के ऊपर गिन के देखते, जिस खेत में जितने ज्यादा जहर मारे उतनी ज्यादा सफेद मक्खी बढ़ रही है, और जिस खेत में बिल्कुल भी टच नहीं है तो वो है, लेकिन उस संख्या में नहीं है जहां से उसका नुकसान शुरू होता है। तो इस बात की चर्चा हुई, आपस में डिस्कस हुआ, जिस तरह से आप लोग बैठते इसी तरह से हम क्लास में बैठते थे।
और सभी विचार विमर्श करके चलते थे। तो धीरे धीरे ये फैसला हुआ कि इसके गहन अध्ययन तक जाया जाए, ये जहरों के मारने से बढ़ क्यों रही है, क्या जहरों के अंदर कुछ ऐसी चीजें, अंडे वगैरह उसके अंदर मिलाए जा रहे हैं जिसके कारण इसकी संख्या बढ़ रही है, या कोई ऐसा माहौल बन रहा है। तो 2 साल के अथक प्रयासों के बाद पता चला सफेद मक्खी मारने से ही बढ़ रही है, उसमें जहरों में मिलावट का कोई सिस्टम नहीं है। उसका कारण क्या था? उस सफेद मक्खी ने डर के कारण अपने जीवन काल को छोटा कर दिया। अब